गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स विद अनंत। तो आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड को कंटिन्यू करेंगे और इस वाली क्लास में यानी क्लास नंबर 3 पूरी डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 दोबारा से एपिसोड नंबर 3। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के साथ डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 यानी क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2। आज की क्लास है 3, जिसको हम फाइनल क्लास बोल रहे हैं, यानी इस चैप्टर की फाइनल क्लास। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिमांड यानी थ्योरी ऑफ डिमांड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर्स में हमने पीछे कवर किए और अब इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कैसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट रिलेटेड गुड्स के साथ यानी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिमांड के अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने रिलेटेड गुड्स पढ़े, एक बार हम याद कर लेते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। पहला गुड्स होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों तरह के गुड्स होते हैं जो हमारी डिमांड पे और हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, हमने पढ़ लिया। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल हमने पढ़ा था टी एंड कॉफ़ी, और आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, वैलिड एग्जांपल। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल हमने लिया था पेट्रोल और पेट्रोल कार, और आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल और पेट्रोल कार के अलावा। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और रिलेटेड गुड्स की बात करी थी, जिसको हमने रिलेटेड गुड्स कभी भी एग्जामिनर पूछे प्रैक्टिकल में तो आप बताएंगे रिलेटेड गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ डिमांड का क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे अलग अलग कर्व्स के साथ डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को देखें जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं प्राइजेस के साथ और इनकम के साथ। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं और डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। कभी भी क्रॉस प्राइस इफेक्ट आपसे पूछे क्या होता है, जैसे मैं ही पूछ लूँ या कोई और टीचर आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तो आप क्या बताएंगे? क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। एक कमोडिटी के प्राइजेस चेंज होने की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नाम से समझ में आ रहा है, क्रॉस, एक से एक गुड्स थे, जैसे पेट्रोल और पेट्रोल कार, टी एंड कॉफ़ी, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यानी क्रॉस प्राइस इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सबसे पहले इन्होंने आपसे बात करी सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो आपको अच्छे से पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस, दोनों क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाया, अगर नहीं देखा है तो हाँ देख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने बात करी टी एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी हमने कॉफ़ी। तो एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूँ। टी के प्राइजेस चेंज होने की वजह से टी के प्राइजेस बढ़ गए, जिससे क्या कॉफ़ी पे कोई इफेक्ट पड़ा? जी हाँ, टी के प्राइजेस चेंज होने की वजह से कॉफ़ी की जो डिमांड थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो टी के प्राइजेस बढ़े। अब टी के प्राइजेस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी के तो प्राइजेस कांस्टेंट थे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जैसे टी 200 रुपये से 300 हो गया, लेकिन कॉफ़ी अभी भी 200 रुपये ही है, तो 200 से 100 बढ़ गया, लेकिन कॉफ़ी के प्राइजेस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई जब टी के प्राइजेस बढ़ गए। तो इसी को डिटेल में यहाँ हम पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर टी एंड कॉफ़ी। इन्होंने भी ये टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आपको इन्होंने कर्व बनाए, कर्व बनाया क्या है, सबसे पहले इसमें समझाया डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू द राइट। जो टी की डिमांड है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। अब चलो एक बार इसको कर्व हम भी बना लेते हैं। ये कह रहे हैं जो टी की डिमांड है वो किधर शिफ्ट हो रही है? टी की डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। तो कैसे करके इन्होंने समझाया है, पूरे कर्व को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं टी की डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कॉफ़ी इंक्रीज। अब इन्होंने जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिया था, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ये किया क्या है इन्होंने। देखिए, लिए इन्होंने टी एंड कॉफ़ी हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन्होंने कौन कौन से गुड्स लिए हैं? पहला लिया है कॉफ़ी और दूसरा लिया है टी,
अब ये कह रहे हैं जो टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, उसके प्राइजेस इंक्रीज हो गए। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जो कॉफ़ी के प्राइजेस हैं वो बढ़ गए, यानी कॉफ़ी 200 रुपये से कितने रुपए की हो गई, 300 रुपये की हो गई। लेकिन टी के प्राइजेस अभी भी 200 ही हैं। तो कॉफ़ी के प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से 200 से 300, टी अभी भी 200 रुपये में है। तो कॉफ़ी के प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से जो टी की डिमांड थी, टी की क्या थी, डिमांड, वो ज़्यादा हो गई। और डिमांड जब भी बढ़ती है तो किधर बढ़ती है, फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। तो देखो टी के प्राइजेस अभी भी कांस्टेंट है, कितने, 200 रुपये। बट टी की जो डिमांड थी पहले कितनी थी, पहले सपोज 100 थी, अब 100 लोग की जगह उसको कितने लोग खरीदने लगे, 200 लोग खरीदने लगे। तो डिमांड कब किधर शिफ्ट हो गया, टी का डिमांड कब शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड। सिंपल सी बात, पहले टी ये था, अब टी कितना हो गया ये, मतलब T1 और T2, सीधी सी बात है, सिंपल सा, समझ में आ गया आपको। इसमें कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब यहाँ पे क्यों टी डिमांड बढ़ी, यहाँ पे डिमांड किसकी बढ़ रही है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है टी की। आपसे पूछे क्यों डिमांड टी की बढ़ रही है, तो आप बताएंगे टी की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो कॉफ़ी के प्राइजेस थे वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। लेकिन टी के प्राइजेस अभी भी क्या है, कांस्टेंट 100 ही है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। बहुत ईजी सा टॉपिक था, ठीक। तो यही बात आपको यहाँ पे इन्होंने समझाई है, ये पूरा समझा दिया। तो दस द कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम टी टू T2, प्राइस टी के कांस्टेंट है। देखो यह समझा रहे टी के प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन प्राइजेस किसके बढ़ गए, कॉफ़ी के बढ़ गए। तो डिमांड किसकी बढ़ गई, डिमांड टी की बढ़ गई। समझ में आ गई बात, डिमांड टी की बढ़ गई, कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ गए, सीधी सी बात। ये बात यहीं समझाई इन्होंने, ये यहाँ लिखा हुआ है। इनिशियली द प्राइस ऑफ टी, ओपी कहाँ लिखा है इन्होंने, OP1, ये वाला एग्जाम्पल है। इसको आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में लिख सकते हैं। और कर्व के साथ ये ज़रूर लिखें रिलेशन, इससे टीचर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके लिए ईजी हो जाता है। समझ में आ गया आपको ये वाला लॉजिक। चलो यहाँ पे हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या हो गया, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये टॉपिक ये वाला था, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सेकंड है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो डिक्रीज हो रहा है प्राइजेस किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो फिर से देखते हैं इन्होंने क्या लिया है आपके कर्व बुक के हिसाब से। इन्होंने लिया है टी का प्राइजेस कांस्टेंट है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइजेस डिक्रीज हो गया। आप देखो बहुत सिंपल है, ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। अब क्या हुआ, जो टी का प्राइजेस है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लेते हैं 200 रुपये, ठीक है। टी का प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट 200 रुपये। लेकिन कॉफ़ी का प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, टी का प्राइजेस कांस्टेंट है, ठीक है, टी का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। सीधी सी बात है, टी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफ़ी का प्राइजेस क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। इतना डिक्रीज़ हो गया, ये देख लेते हैं कॉफ़ी का प्राइस कितना डिक्रीज़ हो गया। कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज़ हो गया आपका, हम मान लेते हैं सपोज़ 200 रुपये से कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। तो टी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया। तो अब सीधी सी बात है, टी का प्राइस कांस्टेंट, कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, तो लोग डिमांड किसकी करेंगे, टी की ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की ज़्यादा करेंगे। ऑब्वियसली किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। समझ में आई बात, किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात। फिर से वो एक कर्व बना लो, कौन सा कर्व, जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे हमने वाई एक्सेस लिया, यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस लिया। टी का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, टी का प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी टी की डिमांड कम क्यों हो रही है, क्यों भाई, क्योंकि कॉफ़ी का जो प्राइजेस है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। सीधी सी बात है, इतना बड़ा है नहीं इसमें जितना इन्होंने समझाया आपको। तो ये डिमांड हो गया पहला, ठीक है, और उसके बाद एक डिमांड कर्व की लाइन ये आ गई, ठीक। तो अब डिमांड एक ये इतना हो गया, और ये आपका इतना हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया। पहले 200 लोग खरीद रहे थे, अब टी का प्राइजेस तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉफ़ी का प्राइजेस कम होने की वजह से लोगों ने T1 से किधर शिफ्ट हो गए, 200 लोग से किधर शिफ्ट हो गए, आपके 200 से 100 लोग पे शिफ्ट हो गए। लोग कम कंज्यूम करने लगे, क्यों, क्योंकि कॉफ़ी का जो प्राइजेस था वो क्या हो गया, कम हो गया। यही बात यहाँ पे इन्होंने समझाई है, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर हो गया। इफ़ एक्स और वाई आर सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो डिमांड कब एक्स वुड बी, ये मत पढ़ो तुम, ये वाला एग्जांपल पढ़ो, सब कन्फ्यूजन है। आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, इन चार चीज़ों का ध्यान रखना है।
जब आप डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाएंगे। समझ में आ गई बात? इजी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हम बात करेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका और इसका, और इसी को आप नोटबुक्स में और अपने एग्ज़ाम की कॉपीज़ में बना के आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपको कह रहा है, अभी हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी तो रिलेटेड गुड्स दूसरा कौन सा है? हम सबको पता है दूसरा गुड्स कौन सा है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको याद है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा बताया था? मैंने आपको बताया था पेट्रोल और पेट्रोल की कार। तो पेट्रोल के प्राइजेज़ अगर बढ़ते हैं तो पेट्रोल की कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? या तो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएंगे, या इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, या लोग डीजल की कार पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने दो तरीके से समझा दिया। कौन से दो तरीके से समझा दिया? पहला ये बता रहे हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। चलो देख लेते हैं क्या, कैसे। यहाँ पे ये बता रहे हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिमांड कर्व फॉर कार शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल इंक्रीज। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई है, पेट्रोल कार की डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इसको कर्व के अगर हिसाब से हम बनाएं तो यहाँ पे इन्होंने वाई एक्सिस बना दिया आपका, और यहाँ पे इन्होंने बना दिया एक्स एक्सिस। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और अब ये आपका कांस्टेंट है। क्या? कार की डिमांड कांस्टेंट है, मतलब कार के प्राइसेस कांस्टेंट है, लेकिन कार की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पहले पेट्रोल की कार यहाँ थी, इतने लोग खरीद रहे थे, मान लेते हैं हम लोग 200 लोग खरीद रहे थे। अब पेट्रोल की कार कितने लोग खरीद रहे हैं? केवल 50 लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्यों कम हो गए? क्योंकि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल था उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। समझ में आई बात? तो ये पेट्रोल कार लेने वाले यहाँ पे ये 1 थे और अब दूसरी तरफ इतने शिफ्ट हो गए। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है। डिमांड कर्व फॉर शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पेट्रोल इंक्रीज। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जो पेट्रोल था इसका कॉम्प्लीमेंट्री, उसके प्राइजेस बढ़ गए, जिसकी वजह से जो पेट्रोल कार थी उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। सीधी सी बात है, यही बात आपको इन्होंने यहाँ पे इतना कुछ समझाया है। पेट्रोल कार कांस्टेंट है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जिसके पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। सीधी सी बात, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्राइस। भाई सीधी सी बात है, फिर से वही आ गई, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब डिक्रीज़ हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस, यानी क्या कम हो रहा होगा? देख लेते हैं, डिमांड कर्व फॉर शिफ्ट कार टू द राइट व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल डिक्रीज। सीधी सी बात है। अब क्या हो गया? अब आपका जो पेट्रोल था, पेट्रोल के प्राइजेस क्या हो गए? कम हो गए। पेट्रोल प्राइसेस कम हो गए। अब लोग कह रहे हैं यार पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, हम पेट्रोल कार ही क्या करेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे। तो पेट्रोल के प्राइसेस कम होने की वजह से जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखी है और यहाँ ये बात लिखी है। ये ऐसा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब ये पेट्रोल कार के प्राइसेस कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए। तो जब किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने मन में सोचा, बढ़ जाती है। तो पहले 100 लोग खरीद रहे थे पेट्रोल की कार को, अब पेट्रोल के प्राइसेस कम होने की वजह से अब 500 लोग उसको खरीद रहे हैं, लेकिन पेट्रोल कार के प्राइसेस अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, किसके प्राइसेस में चेंज आया? पेट्रोल के प्राइसेस में चेंज आया। बात यहाँ लिखी हुई है, सिंपल सी बात। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझाया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट समझाया। सब्स्टिट्यूट में दो केसेस थे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखिएगा। ठीक, क्लियर हो गया?
चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब भाई इनकम एंड डिमांड में रिलेशन तो आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया है पीछे। क्या इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन होता है भाई? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी आपकी? कम होगी। और इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। वाई इज इक्वल्स टू इनकम। वाई का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? इनकम। भाई इनकम मेरी बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। ठीक है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, जब इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और इन वाई आप सोचेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ? वाई इकोनॉमिक्स में इनकम को लिखते हैं वाई। जब आप 12th में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा और डिटेल में क्या चीज़ होती है ये। ठीक है, इतने से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ना हो तो ले सकते हो, वरना ऐसे लिख भी सकते हो अपने साथ साथ, जैसे मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है? इनकम एंड डिमांड दो तरह के गुड्स थे, आपको याद होगा हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स और एक हमने पढ़ा था इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, एक हमने कौन सा गुड्स पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स, और दूसरा गुड्स कौन सा पढ़ा था हमने? दूसरा गुड्स पढ़ा था इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? जो थोड़े से कॉस्टली गुड्स होते हैं। अब कॉस्टली गुड्स आप कब खरीदेंगे? जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जब इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि थोड़े से महंगे गुड्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में है आपका इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स आपका होता है जो थोड़े से चीप क्वालिटी के, यानी सस्ते गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? थोड़े से सस्ते गुड्स होते हैं। अब भाई इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप सस्ते गुड्स ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? आप सस्ते गुड्स क्यों खरीदोगे भाई? जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब इनकम कम होगी, अब लोगों का बेचारों को पैसा नहीं है, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे पूछूं इन नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में, नॉर्मल गुड्स और इनकम में कौन सा रिलेशन होता है? तो बताएंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में, नॉर्मल गुड्स और इनकम में रिलेशन होता है पॉजिटिव, एंड कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। और इन्फीरियर गुड्स और इनकम में कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इतना सा आप याद रखें, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब इसको कर्व से समझते हैं, इसे मैं रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका? अब सबसे पहले इन्होंने नॉर्मल गुड्स के बारे में आपको समझाया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जो थोड़ा सा क्या होता है? कॉस्टली गुड्स होता है और एज कम्पेयर टू अदर गुड्स के बारे में। ठीक है, तो द डिमांड फॉर विच इंक्रीज इन इनकम द बायर्स राइजेस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये बात मैंने आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझा दी। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं हाउ डिमांड कर्व, डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स चेंज, इनकम ऑफ द बायर चेंज। इंक्रीज इन इनकम होती है, डिक्रीज इन इनकम होती है। तो ये कर्व मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जब इनकम हमारी बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, जब इनकम हमारी कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी। कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वेरी गुड। अब कर्व से समझाते हैं इसको, क्या है ये कर्व, क्या कह रहा है? वाई एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक, अब इनकम ये हमने ले लिया प्राइजेस किसी भी कॉमोडिटी का। ठीक, प्राइजेस कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पे प्राइजेस हमने क्या रखा? कांस्टेंट रखा। प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक, अब क्या हुआ? एक लाइन है, ये बिल्कुल बीच की लाइन है, मिडल की लाइन है। अब इससे रिलेट करेंगे हम लोग इनकम और डिक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होने से। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, इनकम आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, इनकम आपकी क्या हो गई? इनकम आपकी बढ़ गई। जब इनकम आपकी बढ़ जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ती है तो किधर शिफ्ट हो गया? डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो इनकम बढ़ गई तो डिमांड कब किधर शिफ्ट हो गई? फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये जो केस है ये क्या, ये कौन कब होएगा? ये जब आएगा जब इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और नॉर्मल गुड्स किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डिमांड कब हो जाएगी? सीधी सी बात है, समझ में आ गया? ठीक है, अब थर्ड केस है आपका, मतलब सेकंड केस है। सेकंड केस में आपसे कह रहा है ये कि जब ये वाला जो डिमांड कब है इधर शिफ्ट कब हो रहा है ये, तो आप बताएंगे बैकवर्ड शिफ्ट तब होगा जब इनकम आपकी कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब जो डिमांड कब है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? जो डिमांड कब है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी पीछे की तरफ। क्या हो गया ये?
यानी किधर शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस वाला केस आ गया। कौन सा केस, जब इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखो जरा इसका कर्व और इसका कर्व को, इसमें क्या डिफरेंसेस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और यही बात इन्होंने आपको यहाँ समझाई है, जो मैंने आपको बहुत ही आसानी से शब्दों में समझा दी। बताओ उसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। नॉर्मल गुड्स और आपका इनकम के साथ रिलेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी को बस आपको इतनी अंग्रेज़ी तो भाई आती है, सो आप अपने इंग्लिश वाली लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और हिंदी मीडियम के आप बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी ईजी है। ठीक, अब नॉर्मल गुड्स आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। भाई इन्फीरियर गुड्स क्या होता है हम सबको पता है। इन्फीरियर गुड्स मैंने अभी आपको समझाया। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जो सस्ते गुड्स होते हैं। ठीक है, अब इन्फीरियर गुड्स और इनकम में क्या रिलेशन होगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। इनकम अगर बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, लोग सस्ते गुड्स क्यों ही खरीदेंगे। जब इनकम आपकी कम होगी, अब लोग इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है। तो वो लोग गुड्स कौन सा खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। सीधी सी बात है, समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलो तो इसमें कौन सा रिलेशन होता है, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। देखिए नेगेटिव हो रहा है, एक एरर ऊपर एक एरर नीचे, एक ऊपर एक एरर नीचे। अब इसको कर्व के साथ समझते हैं, वही जैसे हमने पीछे समझा, यही कहानी इन्होंने यहाँ समझा दी आपको। चलो इस कहानी को भी एक बार देख लेते हैं, क्या कह रही है कहानी। ये कहानी आपसे कह रही है कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई प्राइस की। प्राइजेस चीज़ों की अभी भी कांस्टेंट है, बस चेंजेस क्या हो रही है हमारी, इनकम। वेरी गुड, ये आपकी कांस्टेंट लाइन आ गई जिस पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेट करते हैं। चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। अब डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब डिमांड इन्फीरियर गुड्स की कब हो रही है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा कब हो रही है, जब हमारी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये लाइन यहाँ आ गई। डिमांड कब शिफ्ट हो रहा है, कब, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट तब लग रहा है जब हमारी इनकम कम हो रही है। तो जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। सीधी सी बात है, देखो यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली देखो कहेंगे, हाँ, व्हेन इनकम डिक्रीज इनकम डिक्रीज हो रही है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ए से किधर शिफ्ट हो रही है, बी, तो ए से बी पे शिफ्ट हो रही है। सीधी सी बात है, समझ में आ गया लॉजिक। अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, क्यों, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कब कम होगी, जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी। और अच्छा मुझे बताओ, जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो लोग कौन सा गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे, तो लोग, वेरी गुड, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। अब इनकम बढ़ने की वजह से जो इन्फीरियर गुड्स था उसकी डिमांड कम हो गई। जब कम हो गई तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये सी चला गया, तो ए से लेके सी, तो ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। सिंपल सी बात है, इन्होंने यहाँ पे ये आपको ऐसे समझा दिया है। तो नॉर्मल गुड्स का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, डिमांड कर्व मैंने आपको समझा दिया, और ये भी मैंने आपको समझा दिया। यही बात देखो यहाँ समझाई है, जो मैंने बात आपको यहाँ समझाई है। समझ में आ गया, इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स समझ में आ गया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नॉर्मल गुड्स का आप चाहो तो इन्फीरियर गुड्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, और लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबसे पहले बताओ टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने कहाँ पढ़ा था, जी हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने पढ़ा था डिमांड के फंक्शंस में। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत ही सिंपल सा है यार, सिंपल सा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आपके गुड फेवर में आएगा, मतलब आपको पसंद होगा, जब आपको कोई गुड्स पसंद होगा उसकी डिमांड किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। आपको पसंद है इसलिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। और जब अनफेवर में होगा तो डिमांड किधर शिफ्ट हो जाएगी, तब डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसमें है क्या, कर्व तो भाई बहुत ईजी है इसका। आप कहेंगे सर इतना ईजी कर्व आप क्यों ही समझा रहे हैं, फिर भी समझा देता हूँ, मेरा काम है। ठीक है, चलो अब ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक, अब ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और रीजन, ये भाई नाम पता ज़रूर लिखना है इनका। ठीक है,
और ये प्राइजेस कांस्टेंट है चीज़ों के। अब फिर से रिलेट करने के लिए हम ले लेते हैं एक अलग लाइन, ये वाली डिमांड की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फेवर में कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा? जब कोई चीज़ फेवर में जाएगी तो उसका डिमांड कब किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ए से लेके किधर शिफ्ट हो जाएगा? बी। कब ए से बी शिफ्ट होगा? ये कब हो रहा है? जब डिमांड का फेवर में होगा। तो डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड, डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड कब होगी? जब आपका कमोडिटी, आपका गुड्स किस में होगा? फेवर में होगा, सीधी सी बात है। और अब डिमांड कब बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा? अब बैकवर्ड का मतलब डिमांड कब कम हो रही है? ए से लेके सी, तो ए से लेके सी जा रहा है, इसका मतलब डिमांड कब किधर हो रहा है? बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो चीज़ आपकी क्या है? अनफेवर में है। तो डिमांड कब शिफ्ट हो रहा है? बैकवर्ड, तो आपकी किधर है? बैकवर्ड यानी अनफेवर में, सीधी सी बात है। तो ये बात फेवर मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके अच्छा लग रहा है तो आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, और आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप कम डिमांड कर रहे हैं, सीधी सी बात, सीधा सा गणित है ये। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज कर्व मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और इसी के साथ ही चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जाते जाते आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है, आप भी एक बार देख लीजिएगा। हमने डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली, अब डिमांड को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और हमने डिमांड के फंक्शंस पढ़ लिए, चाहे वो आपके इंडिविजुअल हों, चाहे वो आपके मार्केट हों। इसका हमने स्केड्यूल पढ़ लिया, इसका हमने भी स्केड्यूल पढ़ लिया, इसके हमने कर्व्स बना लिए, इसके भी हमने कर्व बना लिए, ठीक है। इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए, टेस्ट, डिपेंड्स, नंबर ऑफ बायस, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया मूवमेंट वाला केस। मूवमेंट में 2 केस थे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट वाला केस भी हमने पढ़ लिया जिसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ था। मूवमेंट वाले में प्राइजेस चेंज हो रहा था और इसमें प्राइजेस चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने फेवर भी पढ़ लिया, अनफेवर भी पढ़ लिया, नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स का रिलेशन भी पढ़ लिया, सब्सटीट्यूट भी पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी पढ़ लिया। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे इसमें लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया, एजम्पशंस भी पढ़ लिए, एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स में हमने क्या कर लिए? कवर कर लिए, ठीक है। तो जाते जाते आप मुझे एक चीज़ बता के जाएँ कि इनकम और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। पहला पॉइंट फर्स्ट डाल के मुझे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा प्राइजेस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है। तो ये सिंपल सा आपका होमवर्क है। अब जाते जाते मुझे कमेंट 1 कीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और कमेंट 2 कीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सीधे जाइए और सर्च कीजिए इकोनॉमिक्स विद अनंत, और जब आप इकोनॉमिक्स विद अनंत को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, और वहाँ पे आप मुझे कमेंट या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझे रिप्लाई करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कंप्लीट कर्व, फंक्शंस, शेड्यूल, मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, और आपको ये भी बताया कि एनसीईआरटी के साथ साथ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थ्योरी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी थ्योरी ऑफ डिमांड में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स यानी नेक्स्ट क्लासेस में।